हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चेदी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका उदय कहाँ पर हुआ था तो कलिंग में हुआ था। फिर हम लोग भारत के यवन राज्य को डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल के पश्चात जो है भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। उसे हम लोग डिटेल में और विस्तृत रूप से जानेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने मौर्य काल को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। फिर हम लोगों ने ब्राह्मण साम्राज्य में 3 प्रमुख वंश पढ़े थे। वो कौन कौन से वंश थे? शुंग वंश, कण्व वंश एवं सातवाहन वंश। इस तीनों को पढ़कर हम लोगों ने इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चेदी राजवंश को। तो चेदी राजवंश का उदय कहाँ पर होता है तो कलिंग में होता है। तो आइए जानते हैं चेदी राजवंश के बारे में। देखिए, अशोक की मृत्यु के उपरांत जो है संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? कि चेदी राजवंश का उदय कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले चेदी राजवंश का उदय जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, अशोक के मृत्यु के पश्चात। और कहाँ पर होता है तो कलिंग में होता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। चेदी राजवंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। और यह अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। चेदी राजवंश की जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे प्रतापी व शक्तिशाली राजा कौन था? तो खारवेल था, जिसे हम लोग कलिंग नरेश खारवेल के नाम से भी जानते हैं। कलिंग में इसका उदय हुआ था, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कलिंग नरेश खारवेल। खारवेल जो है चेदी राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। ये किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अर्थात खारवेल जो है जैन धर्म को फॉलो करते थे। और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों पर गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो कलिंग नरेश खारवेल अर्थात खारवेल ने करवाया था। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो चेदी राजवंश के बारे में यही कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। इसका सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन था? तो खारवेल ही था। इस वंश का उदय कहाँ से होता है? कलिंग से होता है। अगर इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछा जाए तो खारवेल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के मृत्यु के पश्चात प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इस वंश का उदय होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे भारत के यवन राज्य के बारे में डिटेल में जानेंगे। भारत के यवन राज्य के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ पॉइंट्स को जान लीजिए। जैसे कि मौर्योत्तर काल का जब पतन हो जाता है, उसके बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। मौर्योत्तर काल के पतन के पश्चात जो है मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। और कोई भी योग्य शासक तभी वहां पे बचता नहीं है, जिसके कारण जो है विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगता है। तभी ये 4 जो है आक्रमणकारी आते हैं। वो कौन कौन से थे? हिंद यूनान, जिसे हम लोग इंडो ग्रीक कहते हैं। हिंद यूनान को हम लोग कहते हैं इंडो ग्रीक। उसके पश्चात जो है शक आते हैं। फिर पहलव आते हैं। उसके बाद कुषाण। ठीक है, ये इसका आने का क्रम है। मैं फिर बता देना चाहूंगा कि मौर्योत्तर काल के पतन के पश्चात जो है मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। और छोटे छोटे टुकड़ों में जब बट गया था तो कोई भी यहाँ पर योग्य शासक नहीं था, वो प्रतापी शासक यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। इसी के कारण जो है विदेशी आक्रमणकारियों को भारत जो है एक अवसर की तरह दिखता है, फिर वह यहाँ पर विदेशी आक्रमण करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदी यूनानी, शक, पहलव, फिर लास्ट में कुषाण। तो ये क्रम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कल जब हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे घटना चक्र का, तो वहां पे ये क्वेश्चन आया था कि पहले हिंद यूनानी था, फिर शक, फिर पहलव, फिर लास्ट में कुषाण वंश। तो ये विदेशी आक्रमणकारियों के क्रम थे।
सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम किसके उत्तराधिकारी थे? तो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अक्षुणन बनाए रखा। एंटियोकस प्रथम ने यहाँ पर अक्षुणन बनाए रखा किस किस क्षेत्र में? तो पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। किसके शासनकाल में? तो एंटियोकस द्वितीय का यहाँ पर बात किया जा रहा है। उसके शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप जो है उसके अनेक प्रांत यहाँ पर स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोडोटस प्रथम ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डियोडोटस प्रथम ने। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। तो बैक्ट्रिया पे जिसने शासन किया उसका क्रम जो है ये निम्न है। पहला थे डियोडोटस प्रथम, दूसरा डियोडोटस द्वितीय, फिर यूथिडेमस, फिर डेमेट्रियस, फिर मिनांडर, फिर यूक्रेटाइडस, फिर एंटी आल्किडस, फिर लास्ट में हर्मिकस। तो इसका क्रम क्या है? पहले डियोडोटस प्रथम, फिर डियोडोटस द्वितीय, फिर यूथिडेमस, फिर डेमेट्रियस, फिर मिनांडर, फिर यूक्रेटाइडस, फिर एंटी आल्किडस, लास्ट में हर्मिकस। ये जो है बैक्ट्रिया पे जो शासन किए गए थे उनका क्रम था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। भारत पर सबसे पहला आक्रमण कौन किया था? तो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। डेमेट्रियस जो है भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले बैक्ट्रिय शासक थे। इसने जो है 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भागों को अपने अधीन कर लिया था। फिर उसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। तो बैक्ट्रिया के जो शासक थे डेमेट्रियस, उसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो साकल को बनाई थी। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया है। साकल को ही हिंद यूनानी या फिर बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया है। मैं फिर से रिकॉल करना चाहूंगा, बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डियोडोटस प्रथम ने किया था। अगर यहाँ पे हम लोग राजा के शासनकाल को क्रम में अगर सजाए तो सबसे पहले डियोडोटस प्रथम, फिर डियोडोटस द्वितीय, फिर यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रिटाइड्स, एंडियाल्किडस तथा हर्मिक्स, ये इसके राजाओं के क्रम थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। और इसने राजधानी किसे बनाई थी? तो इसने साकल को राजधानी बनाई थी और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन है? मिनांडर है, जिसका शासनकाल 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ था और इसकी राजधानी भी साकल थी, जिसे आधुनिक सियालकोट कहा जाता है, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हिंद यूनानी शासकों के दौरान जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो साकल था, जिसे आधुनिक सियालकोट कहा जाता है। और हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? तो वो था मिनांडर। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? वो था मिनांडर। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनांडर ने नागसेन अर्थात नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ये हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? नागसेन से। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, मिनांडर किस धर्म की दीक्षा लिए थे? तो ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। मिनांडर कौन थे? तो ये हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात थे। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात थे। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है। उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। देखिए, मिनांडर जो है नागसेन से जो शिक्षा लिए थे बौद्ध धर्म के, तो वहां पे मिनांडर ने कुछ प्रश्न पूछा था। तो मिनांडर
तो मिनांडर ने जो प्रश्न पूछा और नागसेन ने जो उत्तर दिया, इस दोनों का संकलन जो है एक पुस्तक में किया गया। उस पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो या फिर मिलिंद प्रश्न। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मिलिंद पन्हो में किसका प्रश्न एवं किसका उत्तर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनांडर के प्रश्न है और नागसेन की उत्तर है। नागसेन वही है जिससे मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि ये सिक्का किस काल का है अर्थात किस राजा के हैं, तो इसमें जो है हिंद यूनानी पहले शासक थे जिन्होंने इस क्रम में सिक्का जारी किया, जिससे कि हम लोगों को ये पता चल सकता है कि ये सिक्का किस राजा के दौरान जारी किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो हिंद यूनानी को जाता है। हिंद यूनानी को सबसे पहले सोने के सिक्का जारी करने का श्रेय जाता है। मिनांडर कौन था? हम लोगों ने पढ़ा कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? मिनांडर था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और मिनांडर ने नागसेन से जो प्रश्न पूछे थे और उन्होंने जो उत्तर दिया था, इसका संकलन एक पुस्तक में किया गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो यहाँ तक कंप्लीट है आप लोगों को। भारत में सबसे पहले किन्होंने सोने का सिक्के जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे कि हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट किसे कहते हैं? तो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जो है भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई गई थी, उसी को हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है? तो भारत की गांधार कला। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट में दिया गया है कि यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया था। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पर्दे का प्रचलन प्रथम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो यूनानियों ने ही पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया था। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर्दा किसकी देन था? तो ये यूनानियों का देन था, इसीलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदी यूनानी जो है यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो यहाँ पर आप लोगों का हिंदी यूनानी टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी यूनानी अर्थात इंडो ग्रीक। उसके बाद हम लोग आगे शक वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।